हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन को। दोस्तों, इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार की डिफिनीशन से या किस प्रकार के हम सूत्रों को जान करके, फार्मूलों को जान करके। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक टेबल है जिस पर हमने चर्चा की थी, उसमें 3 चीजें बताई गई। आपको थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं, अगर आपको उसको थोड़ा डीपली जानना है तो वीडियो में आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले एक बार रिवीजन आपका होना आवश्यक है। जैसे उसमें आपने पढ़ा था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इस केस में जो लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब ये लाइन अगर ऐसी कंडीशन बनती है लाइंस पेयर की कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और उनका जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। उस केस में इनका क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या इसी को हम नाम देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए लाइन पेयर में ऐसा हो जाता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो आपका इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखाएं। मतलब एक दूसरे पर होकर के जाएंगी, जैसे एक लाइन ये है तो इसी पर दूसरी वाली भी लाइन होकर के जाएगी, वो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। और इस केस में इनके जो होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इस केस में आपको बहुत सॉल्यूशन मिलेगा, कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और तीसरा केस आपने पढ़ा था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस केस में जो लाइन आपको प्राप्त होगी ग्राफ पर, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, वो आपको प्राप्त होगी पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन अगर इसके सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इसके सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में इसका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। ये था इसके पहले का जो कंक्लूजन है। तो अब बात करेंगे, अब जैसे सोच रहे होंगे a1 a2 अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये a1 b1 c1 ये जो है ये पहली लाइन के कॉफिशिएंट है, ये x का है, ये y का है, ये x का कॉफिशिएंट है, ये y का है, और ये तो कांस्टेंट ही है। और जो a2 और b2 c2 है ना, ये दूसरी लाइन में x का है, ये y का है, और ये कांस्टेंट है। ये फर्स्ट लाइन का होता है, ये सेकंड लाइन का होता है। वहां से इनके कॉफिशिएंट की तुलना a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ, c1 का c2 के साथ। तो ये केस अगर आप याद रखते हैं तो प्रश्नों को आप सॉल्व करने के लिए अब पूर्णतः तैयार हो चुके हैं। तो अगर आप तैयार हो चुके हैं तो आइए सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। और टेबल अगर नहीं तैयार है तो प्रश्न को लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। पहले आप टेबल को, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आइए, पहला प्रश्न 3.2 का क्या है। क्वेश्चन 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जो कह रहा है कि जो आपको प्राप्त करना है लीनियर इक्वेशन को, जो नीचे दी गई प्रॉब्लम है उससे आपको लीनियर इक्वेशन प्राप्त करना है और उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद अब बोला कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब इस क्विज में कह रहा है कि कितनी लड़कियों ने भाग लिया, 10 में से कितनी लड़की थी और 10 में से कितने लड़के थे, आपको बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि हमको कुछ दिया नहीं है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हम मान लेते हैं x, और द नंबर ऑफ बॉयज वो हम मान लेते हैं y। तो अब देखिए, चूंकि अभी हमको इक्वेशन प्राप्त करना है तो कहां से, अभी हमको बताया गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट्स अभी आपको ऊपर ही बताया गया कि यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था।
तो टोटल में क्या आएगा, गर्ल्स और बॉयज ही आएंगे, तो मतलब यहाँ पे आपको एक मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन मिलेगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, ये क्या कह रहे हैं, एक तरफ हमने x लिख लिया, ये लड़कियों की संख्या है, एक तरफ y लिख लिया। अब वो कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो कब बराबर होंगे, अगर वही 4 हम लड़कों में जोड़ दें। अभी जैसे हम बोले कि आपके पास हम मुझसे 4 रुपया ज्यादा है, अभी बराबर अगर दोनों को बताना हो तो 4 रुपया जो ज्यादा है वही हमको देना पड़ेगा, तब दोनों का रुपया बराबर होगा। वही काम यहाँ हुआ कि हमने क्या किया, जो लड़की ज्यादा थी तो अगर हमको बराबर दिखाना लड़के को तो उस लड़के को देना पड़ा। तो यहाँ पे भी इसको अगर खींचेंगे इधर तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। ये आपको दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम पॉइंट प्राप्त करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पॉइंट्स को प्राप्त करना हमने एक्सरसाइज 1 में ही सीखा है, 3.1 में ही। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, 5 रख दूं, तो y की वैल्यू क्या हमको 5 नहीं मिल जाएगी, क्योंकि x उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू ही हमको 5 मिल जाएगी। तो px कामा y जो मिला हमको 5 कामा 5 मिला। अब दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा में अब क्या करें, हम y की वैल्यू को क्या रख दें, y की वैल्यू को मान लीजिए हमने रख दिया 4 रख दिया, तो हम लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 4 मान लीजिए। तो यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। तो इस केस में px कामा y जो आपको पॉइंट मिला वो मिला 6, पहले x आएगा फिर y आया है, y की वैल्यू है 4। ये हमने पहले इक्वेशन से पॉइंट्स को हमने निकाल लिया, क्योंकि किसी भी लाइन को अगर हमको ड्रा करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई भी लाइन मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन है, हमको लाइन को खींचना है, ये 2 पॉइंट मिल गए, तो अगर इन्हीं को मिला दे तो क्या हमको लाइन नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसलिए हम पॉइंट को निकाल रहे हैं। अब इसी प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को निकालेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, पुट y की वैल्यू क्या रख दें, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। तो यहाँ से px कामा y जो आपको मिला, x का गुणांक 4 है, y का गुणांक 0 रख देते हैं 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 2। तो देखिए 2 रखने से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। मतलब ये हमारा x कामा y ये क्या मिलेगा, ये हमारा मिलेगा, x की है 2 और इसकी है -2। तो अब देखिए दोस्तों 4 पॉइंट हमको मिल चुके हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अगर इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, अभी इसके पहले बताया गया, और अगर इन पॉइंट्स को दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। अब हमने पॉइंट प्राप्त किया, तो अब इससे हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। आइए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो ग्राफ इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा। बनाना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स को रखना स्टार्ट करते हैं ग्राफ पर। तो पहला है 5,5, मतलब x पर भी 5 चले, y पर भी 5 चले। तो x वाली एक्सिस ये है, y वाली एक्सिस a है, ये माइनस x है और ये माइनस y है। देखिए x पर 5 चलना है, ये 1 2 3 4 5, और y पर भी 5 चलना, 1 2 3 4 5, मतलब यहां कहीं पर आपका आएगा 5,5 वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है 6,4, तो 6 यहां पर आ रहा है x पर, और 4 1 2 3 4 यहां कहीं पर 4 आ रहा है, तो 6,4 दूसरा पॉइंट हो गया। और जब अभी अभी आपने जाना था कि किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको एक लाइन प्राप्त होगी, तो बस अब इन्हीं पॉइंट्स को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो हम भी पटरी की मदद लेते हैं, कुछ तो सीधा बने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने का प्रयास किया और मिला दिया। ये तो जो लाइन मिली वो कौन सी लाइन मिली, वो मिली हमको ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू मिली 10, ये वाली हमारी लाइन मिली। अब दूसरे को मिलाते हैं,
इस पर 4,0 चलना है, तो 1 2 3 4 और 0 y पर 0, तो मतलब ये 4,0 हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है 2, -2, x पर 2 चलिए, y पर -2, तो नीचे की तरफ 1 2, तो यहां पर आपको मिलेगा 2, -2। अब इन दो लाइनों को मिला दीजिए, तो ये वाली लाइन 1 2 3 4 ये वाली है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो हमने क्या किया, इन्हीं दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो हम जब इन्हीं दोनों लाइनों को, जब इन दो पॉइंट्स को मिलाया, देखा कि हमने अगर इसी को और थोड़ा लाइन को आगे बढ़ा दिया तो ये पहली वाली लाइन में जाके इंटरसेक्ट कर गई। तो अब जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारी वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा क्या होता है, अब यही हमारी वैल्यू है, यही वाला, यही। तो अब इसी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जब चलेंगे आगे तो 7 मिल जाएगा। तो पहला तो x पर 7 मिला, y पर देखिए एकदम सेम आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, ये देखिए अगर हम डरा भी कर दें ऐसे कुछ, तो देखिए 3 वाला मिल रहा है, यहाँ पे 7 वाला मिल रहा है, तो 3। अब ये पहला होता है x का और दूसरा होता है y का, तो x की वैल्यू आपको 7 मिली है, y की वैल्यू 3 मिली है। माना आपने क्या है, 7 माना है आपने गर्ल्स को, तो ये गर्ल्स की संख्या हो गई, और y किसको माना है, बॉयज को माना है, तो ये बॉयज की संख्या मिल गई। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने प्रॉब्लम को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया और वहां से हमने अपने सॉल्यूशन को प्राप्त किया। अब इसी प्रकार से चलेंगे पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अगर हम 5 पेंसिल ले रहे हैं, 7 पेन ले रहे हैं साथ में, तो 50 रुपए की पड़ रही है। लेकिन वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, और जब 7 पेंसिल और 5 पेन लेने लगे तो उनका दाम 46 रुपया पड़ रहा है। तो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन का आपको दाम बताना है। तो दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, पहले प्रश्न की तरफ ही है, सेम उसी प्रकार से है, देख लेते हैं। बाकी आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल है तो पहले पेंसिल को मान लेते हैं, x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने मान लिया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहे हैं 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन मतलब 7y, इनको आपस में अगर ले रहे हैं तो 50 रुपए इनको देना पड़ रहा है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन कह रहे हैं अगर 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन अगर आपस में ले रहे हैं तो इनको 46 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इक्वेशंस मिल रहे हैं इसी प्रकार से, जैसे आप दुकान पर जाते हैं, 5 पेन लेते हैं तो एक पेन 3 रुपए की, तो उसको 15 रुपया देते हैं। तो वैसे ही है, अगर एक पेंसिल का कास्ट x है तो 5 का 5x हो जाएगा, और एक पेन का दाम y है तो 7 पेन का दाम 7y हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए, अब इनसे क्या करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। तो पहले हम क्या करें, x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करें, पुट कर देते हैं y इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 50, क्योंकि ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। px कामा y हमारा हो जाएगा 10 कामा 0। अब दोस्तों हमको अभी तक जब y यहाँ पे रखा था तो अब हमको x रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या रखते हैं, तो x की वैल्यू हम रख लेते हैं 3। तो यहाँ पे करेंगे पुट, या अगेन जो भी आप लिखना चाहें, x इक्वल टू 3, x की जगह पे आप 3 रख दीजिए उसी इक्वेशन में। तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं, जो हमारा मन करे, सोल्यूशन हमको वही मिलेगा। अब यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा माइनस होगा, तो 7y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 35/7, या y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5। तो इस केस में px कामा y हमको जो मिल रहा है
मित्रों वो मिल रहा है, x की वैल्यू पहले क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने कहा कि चाहे जो वैल्यू रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अब ध्यान देना है कि हमको कठिनाई न होने पाए, ना रिप्रेजेंट करने में ना सॉल्व होने में, इस प्रकार की वैल्यू को रखेंगे। अब बारी आ गई किसकी, इक्वेशन नंबर 2 की। फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। तो इसमें क्या करें, पहले x की वैल्यू को क्या रखें, पुट x इक्वल टू क्या रखते हैं 3 रख दें। तो अब देखिए 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अभी देखा 3 रखने पर ही 5 से कटेगा, 46 माइनस 21, 5y इक्वल टू घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, 2 में से 2 तो 25, y की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ से आपको px कामा y जो मिला, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 3 रखेंगे। अब नेक्स्ट हम रखते हैं, पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू क्या रख दें, तो y इक्वल टू रखेंगे -2। अब -2 क्यों रख रहे हैं, तभी वो 7 से कटेगा अन्यथा नहीं कटेगा। तो 7x प्लस में यहाँ पे -10 हो जाएगा और उधर जाएगा क्योंकि 5 दूना 10 होगा, वो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू 56 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 7 8 56 होगा, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पॉइंट मिले px कामा y इक्वल टू 8 कामा -2। तो देखिए दोस्तों हमको मिल गया 4 पॉइंट। अगर इन 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं, कहाँ है ये है, तो हमको ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं से हमको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो रिप्रेजेंट करें, अब इन पॉइंट से ग्राफ खींचें। अब जैसे मैंने पॉइंट किया है, आप ग्राफ पर करेंगे तो आपको स्पष्ट रहेगा ही। तो यहाँ पे पॉइंट किया हमने अपने हिसाब से, देखिए 1 2 3 ऐसे 10 बना लिया क्योंकि 10 तक जाना है। अब देखिए पहले हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कह रहा है pxy 10,0, मतलब कि x पर 10 चलिए y पर 0, तो 10 अभी गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पॉइंट आपका 10,0 मिलेगा। हम चाहे तो इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि इनका यूज अब हमको नहीं है, हमको पॉइंट मिल गया उतना ही बहुत है। तो हमने क्या किया, ये हमारा मिला था 10,0। अब नेक्स्ट देखिए इस पॉइंट को, अगला कह रहा है 3,5, मतलब x पर 3 चलिए y पर 5 चलिए। तो x पर 3 यहां तक, y पर 5, 1 2 3 4 5, यहां पे आपको मिलेगा 3,5। अब इन्हीं को मिला दीजिए, तो पटरी की मदद से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक लाइन हमको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, पटरी से इनको दिया मिला। अब जब पटरी से मिला दिया तो ये किसका मिल जाएगा, ये हमको इक्वेशन मिला 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 का हमको इक्वेशन मिला, जो कि ये है। अब नेक्स्ट है, अब इनको भी मिटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट आपके क्या है, नेक्स्ट है दूसरी लाइन का समीकरण। तो उसमें जो पॉइंट है उसी को देखें। तो पॉइंट पहला है px कामा 3,5 है, तो x पर 3 चल रहे हैं, y पर हमको 5 चलना है। तो फिर से यहीं पर चलेंगे, 3,5 क्या सेम आए थे दोनों, तो बिल्कुल सेम आए थे 3,5, यही पॉइंट पर हमको मिल रहे हैं। अब दूसरा अभी अभी हमने रिप्रेजेंट किया, और दूसरा है 8,-2, मतलब x पर 8 y पर -2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, y पर -2 तो 1 2, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा 8 - 2। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए आपको लाइन मिल गई, जो कौन सी लाइन है, 7x प्लस 5y इक्वल टू है 46। अब देखिए ये आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखिए यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपने x पहला है x, दूसरा है y, ये होता है x, दूसरा होता है y। x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 3 और y की वैल्यू मिल जाएगी 5, मतलब पेंसिल 3 रुपए की थी एक पेंसिल, और एक पेन जो है 5 रुपए की थी
यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मान लीजिए अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पीछे करके जरूर देखेंगे, 100% आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, जो अभी हमने वीडियो शुरू होने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करा था उसी पर बेस है। अब सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पर आने स्टार्ट हो गए, पहला भी उसी पर था, दूसरा भी था। अब पहले वाले में थोड़ा एक्सरसाइज 3.1 का काम था, लेकिन अब यहाँ पे पूरा का पूरा काम आपका यही 3.2 अब सेम इसी तरीके से चलेगा। देखिए ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, या फिर पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट हैं। मतलब जो लाइन के पेयर हैं ये आपको बताना है कि आपस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि इंटरसेक्ट हैं, कि पैरेलल हैं, कि क्या है, कोइंसिडेंट है। इसकी जो जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट वो आपको पहले ही पता है। तो क्या है, हम क्या कराते हैं, हम देखते हैं इनके कोएफिशिएंट्स ही। अब अगर इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, पहला है, तो इसमें a1 आपका 5 हो जाएगा, b1 4 हो जाएगा, c1 8 हो जाएगा, b1 7 हो जाए, b1 आपका सॉरी a2 आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, b2 आपका 6 हो जाएगा, c2 आपका 9 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन कराते हैं a1/a2 का b1/b2 से और c1/c2 से, तो पहले a1 a2 को करा लेते हैं, तो ये 5/7 हो जा रहा है। देखते हैं इक्वल है कि नहीं, ये -4/6 है, जो कि कभी भी इक्वल नहीं होगा, या 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस ये 2/3 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं है। और ये किसकी कंडीशन है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये आपने अभी पढ़ा था कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। तो ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन दिया गया है। ऐसे इसमें इक्वेशन 1 डालेंगे, इसमें 2 डालेंगे। आप जब कॉपी में लिखने लगेंगे बकायदा आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, ऐसे a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कराएंगे उसके बाद। नाउ ऐसे भी आप लिख सकते हैं b1/b2, c1/c2। तो a1 की वैल्यू 9 है और a2 की वैल्यू क्या है, 18 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 और बाई में 24। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ रही है, इसकी वैल्यू भी 1/2। तो इससे आपको रिजल्ट क्या निकला, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कभी, अभी हाँ पहले ही पढ़ा था। तो ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि ये लाइन क्या है, ये लाइनें कोइंसिडेंट हैं। ये जो इक्वेशन आपको मिला वो कोइंसिडेंट लाइंस का इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो भी इसके पार्ट्स हैं आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, एकदम सरल है, बिल्कुल आसान है। और फिर भी अगर आपको समस्या हो रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, आपका इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यानी जो आपको लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, अगर उन्हें कंपैरिजन कराएं a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो क्या कह रहा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसको आपको समझना है। कंसिस्टेंट यानी संगत, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। दोस्तों देखिए, अगर हम जाने कि कंसिस्टेंट किस मामले में होगा, तो दोस्तों आप आंख मूंद करके उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या हम बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन, हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसी को ही यूनिक सॉल्यूशन। जिसका एक सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, जिसका क्या होगा, बहुत सारा आ जाएगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब इसमें आपके 5 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट्स में पहले हम सेकंड वाला देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं। तो पहले को ही लेंगे। तो अगर इसमें हम कंपैरिजन कराएंगे तो a1 हमारा निकल के आएगा 3,
B1 हमारा निकल के आएगा 2 और C1 हमारा निकल के आएगा -5। सबको आप इधर कर लीजिएगा, इस साइड कर लीजिए। अब अगर हम दूसरे इक्वेशन से कन्वर्ट करें तो हमारा A2 आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा -3 और C2 आ जाएगा -7। हमने 7 को उस साइड लिया है। तो कंपैरिजन करा लीजिए A1 अपान A2 का, B1 अपान B2 का। तो यहाँ पे देखिए क्या ये ऐसा हो रहे हैं। तो आप अगर ये देखेंगे A1 कामा ही अभी लगाते हैं तो A1 की वैल्यू 3/2 है और B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3। तो क्या ये आपस में इक्वल है? बिल्कुल पहले ही इक्वल नहीं है। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -2, ये इक्वल नहीं है। और जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अभी तुरंत इसके पहले ही पढ़ा था, तो ये कैसे होते हैं? ये इंटरसेक्टिंग लाइन के क्या होते हैं? एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? ओनली, या जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक। और जब जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, दोनों एक ही चीजें हैं, तो वो लाइन हमारी क्या हो जाएगी? वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। ध्यान रखिएगा, वो लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। तो इसलिए ये लाइन हमारी क्या है? कंसिस्टेंट है। अब जैसे आप बोल रहे हैं बटे वाले प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करें, तो बटे वाले प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक बटे वाले प्रश्न को भी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया पांचवें को ही ले लिया। पांचवा पार्ट है, वहां से हम निकालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा, इसके फॉर्म को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको पहले इस रूप में लेके आए, इन प्रकार के रूपों में। तो हम क्या करेंगे, 4/3, यहां पे इसको 4/3 x + 2y - 8 = 0, और अगला है 2x + 3y - 12 = 0। तो एक को ही कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 यहाँ पे एलसीएम आप ले लेंगे तो ये 4x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा -24 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x 6y - 24 = 0 हो जाएगा। और एक इक्वेशन है 2x + 3y - 12 = 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम A1 A2, ये है A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2, तो अब इनका कंपैरिजन कराते हैं। तो 4/2, 6/3 और -24/-12, देखिए क्या ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए 2 2 जा, 3 2 जा, माइनस से माइनस 2 जा, तो देखिए जी बिल्कुल आपको मिला कि 2 = 2 = 2, मतलब आपका A1 अपान A2 = B1 अपान B2 = C1 अपान C2। तो अब देखें तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। ये कैसी लाइन होंगी? ये अगर आपको ऐसा मिला तो ये होंगी कोइंसिडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो इनसे क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस। तो इससे आपको बहुत सारा मेनी सोल्यूशन मिलेगा, मेनी सोल्यूशन। और जब बहुत सारा सोल्यूशन आपको मिलने लगेगा तो ये क्या हो जाएंगी? इसका आंसर आपको मिलेगा इनकंसिस्टेंट मिलेगा, ये असंगत होंगी, इनका सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, कई सोल्यूशन मिलेगा। अब बचे शेष पार्ट आप सेम इसी प्रकार से बिल्कुल इजी हैं। नंबर 4 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, मतलब जो नीचे दिए गए लाइन के पेयर हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट है, आपको ये बताना है। और फिर कह रहा है इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट आ गया तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, उनका सोल्यूशन जो है ग्राफिकली आपको प्राप्त करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था? इक्वेशन प्राप्त किया था। यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया है, प्राप्त नहीं करना है।
अगर ये कंसिस्टेंट है, अभी जैसे चेक करा था कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, उस हिसाब से आप चेक कर लेंगे। और अगर आ जाएगा तो आप उसको, कंसिस्टेंट आ गया तो आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं, ग्राफ से सोल्यूशन प्राप्त करना, क्वेश्चन नंबर 1 आप उसे कर लेंगे। तो आशा है कि आप प्रश्न नंबर 4 को 100% कर लेंगे, 100% ही कर लेंगे। तो अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, सोल्यूशन हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। दोस्तों देखिए, यहां पे आपको क्या करना है, आपको कह रहा है कि आधा जो पेरीमीटर है किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का, आधा पेरीमीटर वो कितना है, वो 36 मीटर है, हाफ पेरीमीटर। और कह रहा है जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, विड्थ से, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है। अब ये कह रहा है इसकी जो लेंथ है ना, ये इसकी जो लेंथ है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ से मान लीजिए इसका अगर विड्थ x होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो x + 4 होगी, क्योंकि उससे ज्यादा है। हम यही अब मान भी लेंगे इसके सोल्यूशन में। तो आपको कह रहा है कि इसकी आप एक्चुअल में डायमेंशन बताइए। तो सोल्यूशन में हम मान लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ पार्क मान लेते हैं, गार्डन को पार्क ही या गार्डन जो भी आपको लिखना है वो x मीटर लिख देते हैं। और सो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आपकी हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 4 मीटर। ऐसा क्यों, ये 4 है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो बोल रहा है कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। जिस पर डिपेंड होगा पहले उसको x मान लिया, अब अगले से कह रहा है उससे 4 ज्यादा, तो हमने 4 ज्यादा कर लिया। तो अब आपको दिया क्या है, गिवन है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर ही तो दिया है, हाफ पेरीमीटर आपको दिया है वो है 36। हाफ पेरीमीटर होता क्या है, पूरा पेरीमीटर 2l + b होता है रेक्टेंगल का। अगर आधा करेंगे तो बटे 2 कर देंगे, 2 से कट जाएगा, मतलब l + b = 36। वैल्यू को रखो, लेंथ कितनी है, x + 4 है, और विड्थ कितनी है, x है। तो इसको अब क्या करेंगे, 36 के बराबर होगा, सॉल्व कर लेंगे, x + x 2x + 4 = 30x, 2x = 30x में से 4 घटेगा 32 आएगा, x = 16 आ जाएगा, वो भी किसमें, मीटर में। अब हमने माना था x यानी विड्थ, तो ये देखिए ये 16 मीटर की है, और इसमें जब 4 जोड़ देंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा। ये 16 मीटर का आया और ये 20 मीटर की इसकी लंबाई, 16 इसकी चौड़ाई है, 20 लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने 5वें प्रश्न का सोल्यूशन किया। अब क्या करेंगे, हम जो दिया था उसी की मदद से हमने किया। अब क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। Find the linear equation 2x + 3y - 8 = 0. Write another linear equation in two variable that the geometrical representation of the pair formed is. इसका कहने का मतलब है कि एक इक्वेशन आपको 2x + 3y - 8 दिया है। अब इसका एक और पेयर आप लिखिए कि जो नीचे दी गई लाइंस को क्या कर रहा हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसको इन लाइन का कर रहा हो। जैसे पहला आपको दिया है इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो देखिए हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानते हैं वो होता है a1/a2 ≠ b1/b2। तो अब इसी प्रकार से आप कोई लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। तो ऐसे आप हजारों करोड़ों इक्वेशन लिख सकते हैं कि जिसमें a1 और a2 क्या हो, b1 और b2 के बराबर ना हो। तो जैसे हमने लिख क्या दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया x + y - 7 = 0, या आप 8 ही यहाँ कर लीजिए 0, कोई समस्या नहीं है, आप जो मन करे। अब देखिए ये होगा 2/1, ये होगा 3/1, कभी ये बराबर ही नहीं होंगे, तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है,
पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का आप क्या जानते हो, होता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो अब देखिए A1 और A2 को बराबर आप कर लीजिए, तो 2x है तो आप भी 2x या इसकी जगह पे क्या कर लीजिए, दोगुना दोगुना कर लीजिए, 4x कर दीजिए प्लस में 6y कर दीजिए, 1/2 दोनों अभी बराबर है, यहाँ पे -7 कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप जब इनकी कंपैरिजन कराएंगे तो आपको यही मिलेगा जो कि पैरेलल लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब कोइंसिडेंट लाइंस का आप जानते हैं कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। तो अब देखिए, अब कोई ऐसे रखिए कि सब में बराबर आ जाए, तो आप ऐसे ही कर दीजिए 4x प्लस दोनों दूना दूना करते जाइए 6y और माइनस में यहाँ पे 16 इक्वल टू 0। आप जब कर देंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे बराबर आएंगे। अरे भाई 2/4 3/6 -8/16 दो बार में सब कटेंगे, सब 1/2 1/2 1/2 के बराबर आएंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 जो है, ये जरूरी नहीं कि आपका यही हो, आपका इससे कोई और भी सोल्यूशन, कोई और भी वैल्यू आप रख सकते हैं। दोस्तों हम सभी लोग अब पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2 का एकदम लास्ट क्वेश्चन है 7 वाला। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला आपको इक्वेशन दिया गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा दिया गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड दीज लाइंस एंड x एक्सिस। मतलब जो आपकी ट्रायंगल जो मिलेगा आपको इन लाइंस की मदद से x एक्सिस पर, उसको आपके वर्टेक्सेस को भी बताना है एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको सेट करना है। मतलब कुल मिला के इन जो लाइंस हैं, जो सॉल्यूशन आप करने जा रहे हैं, जो कौन कौन सी गिवन लाइन है, वो आपकी लाइंस हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ये है। अब दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, या आप इसको यहां पर ही लिखिए, क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए अगर हम वैल्यू को, अब अगर हमको ग्राफ पर दिखाना है तो हमको पॉइंट प्राप्त करना होगा, तो पॉइंट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप पॉइंट डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ y होता है। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। -1 मिलेगी कि 1 मिलेगी। और अगर y की वैल्यू को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1। और फिर इसके बाद अब इसमें आ जाइए, ऐसे x और y बनाते हैं, x y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं तो इक्वल टू 12 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। और y की वैल्यू अगर मैं इस बार 0 रखता हूं तो ये पूरा 0, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। अब देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ अब बना सकते हैं। तो पॉइंट्स को अब रिप्रेजेंट करते हैं लाइन 1 का 0 1, ये 0 1, x पर 0 y पर 1, 0 यहाँ पर है y पर 1, यानी 0,1 पहला पॉइंट ये आपको मिल गया यहाँ पर। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा आपको ये कह रहा है कि -1,0, -1,0, तो -1 x पर -1 देखिए ये हो गया, और y पर 0, मतलब कि आपको यहाँ पे ये -1,0 यहाँ मिल गया। फिर कह रहा है कि अगला 0,6 दूसरी लाइन का चलेंगे, अभी बाद में ही मिलाएंगे या मिला ही देते हैं। देखिए 0,6 कह रहा है, तो 0 चलिए x पर, y पर 6 चलिए, 1 2 3 4 5 6, 0,6 यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट कह रहा है 4,0, वो x पर 4 चलिए, 1 2 3 4, और y पर 0, तो y पर हमने 0 चला। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये दूसरी लाइन मिल जाएगी। अब आप देखिए एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है।
नाम रख देते हैं ट्रायंगल का, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, और ये देखिए एक्स एक्सिस भी इसमें इंक्लूड है। तो अब ये कह रहा है इसकी वर्टेक्सेस को लिख दीजिए। तो अगर हम वर्टेक्सेस को लिखें, वर्टेक्सेस का मतलब क्या होता है? वर्टेक्सेस का मतलब होता है कोना। तो कोने को हम लिख सकते हैं। तो पहला कोना है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 0। दूसरा कोना है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 0। लेकिन एक है ए, इसका कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? देखिए किस पर पटरी को रखेंगे, तो देखिए 1, 2, ये बीच में कुछ आएगा, लेकिन हम मोटी मोटा इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा। हम ले लेते हैं 2, इस पर 1, 2, 3, 2, 3। पटरी से जब आप करेंगे ग्राफ पर तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी इसकी। ये वर्टेक्सेस हो गई। पहला वर्टेक्सेस बोला था तो वर्टेक्सेस निकाल दिया, लेकिन अभी कह रहा है कि आप इसको क्या करिए, सेट करिए जो ट्रायंगुलर रीजन है। तो हमने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया, हमको ट्रायंगुलर रीजन सेट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 7 खत्म होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 भी आपकी एंड होती है, समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके लिए मेहनत कैसी लगी? अगर ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 3.3 के साथ और उसके कॉन्सेप्ट के साथ।